नमस्कार स्टूडेंट्स, हम एक बार फिर से आते हैं हमारे सेशन में जिसमें हम बात करेंगे सेंटेंस इंप्रूवमेंट पर, जो अभी तक एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आ चुके हैं और इन्हें हमने किरण पब्लिकेशन से लिया है। हम किरण पब्लिकेशन का 2023 एडिशन फॉलो कर रहे हैं जिस पर लिखा हुआ है 16,500 प्लस। तो अगर आपके पास दूसरे एडिशन है तो आप अपने हिसाब से सीक्वेंस को मैच कर ले। और एक बार मैं बता देता हूँ कि ये इसका जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो इंग्लिश है, इंग्लिश में लिखी हुई किताब है। सब्जेक्ट तो इंग्लिश है ही, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन भी इंग्लिश है। अभी तक पिछले वीडियोस में हम 65 सेंटेंस इंप्रूवमेंट पर बात कर चुके हैं। अप्रोच हमारी आपको पता है, सिंटैक्टिकली एनालाइज हम करते हैं सेंटेंसेस को, फिर हम देखते हैं कि कहाँ पर किस तरह की वर्ड या फ्रेज सुटेबल है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे पहला वर्ड आपके सामने जो लिखा हुआ है वो है एक व्हेन। अब देखिए, जो व्हेन वर्ड है ये एडवर्ब भी हो सकता है और कंजंक्शन भी हो सकता है, लेकिन एडवर्ब हो या कंजंक्शन हो ये रिफर करता है टाइम को ही। ठीक है, चाहे एडवर्ब हो चाहे कंजंक्शन हो, तो भी ये दोनों ही सिचुएशन में, दोनों ही फंक्शन में, दोनों ही पार्ट ऑफ स्पीच में टाइम को रिफर करता है। टाइम रिलेवेंट फंक्शन इसका होता है। आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो आपके सामने दो क्लोजेस लिखी हुई हैं और इन दो क्लोजेस को जोड़ने के लिए ही व्हेन कंजंक्शन को लगाया गया होगा। तो ये एडवर्ब तो अब है नहीं, अब तो ये कंजंक्शन हो गया। अब कंजंक्शन है तभी भी ये टाइम रिलेवेंट फंक्शन में होता है, टाइम को ही रिफर करता है। मतलब व्हेन कंजंक्शन से जिस क्लोज को जोड़ा गया है सेंटेंस में वो पूरी क्लोज ही टाइम को रिफर करेगी, टाइम बताएगी। इसलिए इस पूरी क्लोज को ही व्हेन क्लोज या एडवर्ब ऑफ टाइम क्लोज कहा जा सकता है। इतनी बात हो गई आपकी बेसिक शुरुआत में। अब देखिए, व्हेन कंजंक्शन लग गया टाइम को बताने के लिए, पूरी क्लोज टाइम को ही रिफर करेगी। राहुल यहाँ पर नाउन है और मैं पहले आपको बता चुका हूं कि नाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट के फंक्शन में होते हैं। तो ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर होगा नहीं, सब्जेक्ट ही होगा। कॉम्प्लीमेंट होने का भी स्कोप नहीं है। आगे लिखी हुई है एक फ्रेजल वर्ब, हैंडेड इज होमवर्क। देखिए, चलिए इस पर बात कर लेते हैं। एक्चुअली में ऑप्शन में भी आपके तीन और फ्रेजल वर्ब दी गई हैं। इन सारी फ्रेजल वर्ब्स के और हैंड के मीनिंग को जरा समझ लेते हैं। देखिए, जो हैंड है वर्ड, ये नाउन भी हो जाता है और वर्ब भी हो जाता है। नाउन होता है तो आपको पता ही है हैंड का मतलब क्या है। यहाँ से ऊपर के पार्ट को हैंड कहा जाता है, यहाँ से ऊपर के बॉडी पार्ट को हैंड कहा जाता है। ये तो हो गया इसके नाउन वाला मीनिंग। जब ये वर्ब होती है तो इसका मतलब होता है टू पिक अप, टू पिक अप समथिंग एंड गिव इट टू समवन। टू पिक अप समथिंग एंड गिव इट टू समवन, ये इसका, जब ये वर्ब होती है तब इसका मीनिंग हो जाता है। दूसरी वर्ब हमारे सामने है, देख लेते हैं ऑप्शन में, हैंड इन। हैंड इन का मीनिंग भी थोड़ा सा मिलता जुलता है लेकिन डिफरेंस है। हैंड इन एक फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब है टू गिव समथिंग टू अ पर्सन इन अथॉरिटी फॉर हर अटेंशन। किसी पर्सन को कुछ देना जो कि अथॉरिटी में हो, वो पर्सन अथॉरिटी में हो, उसको कुछ देना उसकी अटेंशन के लिए, कि आप देख लें कि क्या है इसमें, क्या सही है क्या गलत है, उसके अटेंशन के लिए उसे कुछ देना। ये हैंड इन का अप्रोप्रिएट मीनिंग होता है। एक और वर्ब है हमारी फ्रेजल वर्ब, जो है दूसरे ऑप्शन में दी गई है, हैंड डाउन। हैंड डाउन के मीनिंग को भी देख लेते हैं। देखिए, हैंड डाउन भी एक फ्रेजल वर्ब है, उसका मतलब होता है टू पास समथिंग ऑन टू अ सक्सेसर, SUCCESSOR, या कोई यंगर। अरे इंडिया में है ना, ग्रैंडफादर की जो प्रॉपर्टी है वो पास ऑन हो जाती है ग्रैंड सन को, तो उस मीनिंग में आप हैंड डाउन को यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हैं, द ग्रैंड फादर हैंडेड डाउन his property to all
टू ऑल हिज ग्रैंडसन। ठीक है, इस मीनिंग को कन्वे करने के लिए हम हैंड डाउन का प्रयोग करते हैं। एक मीनिंग और संभव है हैंड डाउन का, और वो ये है टू गिव या टू ऑफिशियली गिव, टू ऑफिशियली गिव अ जजमेंट और एन ओपिनियन। ठीक है, अगर कोई जज ऑफिशियली किसी जजमेंट को या ओपिनियन को देता है तो वो हैंड डाउन करता है। ये दो मीनिंग इसके संभव है। फिर एक और फ्रेजल वर्ब है हमारी हैंड ओवर। देखिए, हैंड डाउन के बारे में मैं थोड़ा सा और आपको बता देता हूं। ये तो हैंड डाउन एक फ्रेजल वर्ब हो गई। अब इसी से मिलती जुलती एक और एक्सप्रेशन है आपके सामने, एक और फ्रेज है, और वो है हैंड्स डाउन। हैंड्स डाउन, हैंड्स डाउन एक एडवर्ब फ्रेज है। इसको हम एडवर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं, कहीं सेंटेंस में लिखी हुई आ जाए तो ध्यान रखना। हैंड्स डाउन का मतलब होता है विदाउट मच एफर्ट या इजिली। एक और मीनिंग इसका संभव है विदाउट क्वेश्चन। विदाउट क्वेश्चन मतलब ऐसा ही होगा, विदाउट क्वेश्चन, कोई सवाल नहीं, ऐसा ही होना है, मतलब डेफिनेटली। ठीक है, इन दोनों के मीनिंग को कन्वे करती है। हैंड्स डाउन एक एडवर्ब फ्रेज है। फिर इसके बाद हमारा क्या था अगला फ्रेजल वर्ब? हैंड ओवर। चलो ध्यान आ रहा है तो बता ही देता हूं। हैंड्स अप एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, इसको हम इडियोमेटिक एक्सप्रेशन कंसीडर करेंगे। इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, और ये हैंड्स अप बोला जाता है, और यहां पर इस तरह से एक्सक्लेमेशन का साइन रहेगा। हैंड्स अप बोला जाता है एक ऑर्डर के लिए, एन ऑर्डर टू रेज योर हैंड्स हाई। मूवीज वगैरह में आपने देखा होगा, पुलिस वाला आता है, गन दिखा के बोलता है हैंड्स अप, तो वो एक ऑर्डर कन्वे करता है, एक ऑर्डर देता है अपने हाथ सामने वाले के, जो कोई चोर वगैरह है उसके हाथ उठाने के लिए। हैंड्स अप, एन ऑर्डर टू रेज योर हैंड्स। क्या थी हमारी अगली फ्रेजल वर्ब? हैंड ओवर। हैंड ओवर आपको लिखी मिल सकती है इस तरीके से, हैंड ओवर टू समबडी। ठीक है, हैंड समथिंग ओवर टू समबडी, हैंड समवन ओवर टू समबडी। इस तरीके से लिखी मिल सकती है। आप किसी चीज को भी हैंड ओवर कर सकते हैं, किसी पर्सन को भी हैंड ओवर कर सकते हैं। इस फॉर्म में आपको ये सेंटेंसेस में लिखी हुई मिलेगी। इन तीनों फॉर्म में से किसी फॉर्म में आ सकती है। क्या मीनिंग होता है हैंड ओवर का? हैंड ओवर का मतलब होता है टू गिव योर पोजीशन ऑफ पावर, कंट्रोल ऑफ समथिंग, कॉमा लगा रहा हूं मैं, कंट्रोल ऑफ समथिंग, और रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर समथिंग, या समवन भी हो सकता है, समवन टू अनदर पर्सन, टू अनदर पर्सन ऑफिशियली। ठीक है, ऑफिशियली किसी दूसरे पर्सन को अपनी पोजीशन ऑफ पावर या किसी चीज का कंट्रोल जो आपके कंट्रोल में था, या आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंड ओवर कर देना, वो किसी और को दे देना। ठीक है, जब कोई व्यक्ति रिजाइन करता है किसी भी ऑफिस में, तो अपने जो दूसरा कलीग होता है उसको हैंड ओवर कर देता है अपना कंट्रोल, अपनी पोजीशन ऑफ पावर। इस मीनिंग को कन्वे करने के लिए हैंड ओवर लगाई जाती है। एक बार फटाफट इनके सारे मीनिंग देखेंगे आप, तो ध्यान से देखेंगे। हैंड ओवर का मीनिंग ये हो गया, हैंड डाउन, हैंड्स डाउन तो ये तो एडवर्ब फ्रेज है। हैंड डाउन का मतलब हो गया टू पास समथिंग ऑन टू ए सक्सेसर यंगर। ठीक है, और हैंड इन का मतलब हो गया टू गिव समथिंग टू ए पर्सन इन अथॉरिटी फॉर हर अटेंशन। आपका जो सेंटेंस लिखा गया है उस सेंटेंस में ये वाली फ्रेजल वर्ब ज्यादा अप्रोप्रिएट है, तो आपका क्या ऑप्शन हो जाएगा? आपका ऑप्शन होना चाहिए हैंडेड इन हिज होमवर्क। ठीक है, यहां पर आपको इन लगाना था, यानी कि ये तो हटेगा।
फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। व्हेन राहुल हैंडेड इन हिज होमवर्क ही, इतनी ये पहली क्लोज हो गई। अब दूसरी मेन क्लोज स्टार्ट हुई। प्रोनाउन जो कि सब्जेक्ट है, फॉरगॉट यहाँ पर मेन वर्ब हो गई, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और इंट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिवली यूज हो रही है। देखिए बहुत सारी वर्ब ऐसी होती हैं जो इंट्रांजिटिवली भी यूज हो जाती है, ट्रांजिटिवली भी, तो वहां पर उनके फंक्शन को ध्यान में रखना जरूरी है। ट्रांजिटिव वर्ब है और ट्रांजिटिव वर्ब ने अपना ऑब्जेक्ट ले लिया, क्या ले लिया, 2+V1। 2+V1 ये इन्फिनेटिव हो गया, और इन्फिनेटिव नाउन के फंक्शन में है क्योंकि ऑब्जेक्ट बन रहा है, और चूंकि ये इन्फिनेटिव खुद एक नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं तो इसमें वर्ब का एट्रीब्यूट चेक किया तो गिव एक डाई ट्रांजिटिव वर्ब है, और डाई ट्रांजिटिव वर्ब होने की वजह से उसने अपने दोनों ऑब्जेक्ट ले लिए, पहला ये रहा और दूसरा ये रहा। डाई ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती हैं जो अपने पास दो ऑब्जेक्ट लेती हैं। किसको दिया और क्या दिया। ही फॉरगॉट टू गिव द टीचर द लास्ट पेज। ये हो गया आपका 66वां सेंटेंस। 67वें क्वेश्चन पर चल लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, ऑल्दो ही वॉज टायर्ड ही वेंट आउट फॉर प्लेइंग। देखिए ये जो ऑल्दो है ना, ये एक सबऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, और ये कंजंक्शन हम यूज करते हैं किसी कॉन्ट्रास्ट फैक्ट को दिखाने के लिए, किसी कॉन्ट्रास्ट या अपोजिट इंफॉर्मेशन को लिखने के लिए। मतलब कि ऐसा ऐसा हुआ तो ये जो लिखा हुआ है इसके अपोजिट ये लिखा हुआ है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कॉन्ट्रास्ट फैक्ट या रीजन को बताने के लिए। ठीक है, देखिए ये वाले ये जो बात लिखी हुई है इसका रीजन ये लिखा हुआ है, लेकिन रीजन एक्यूरेट रीजन नहीं लिखा हुआ, एक्चुअल रीजन नहीं लिखा हुआ। जो रीजन होना चाहिए था उसका उल्टा लिखा हुआ है। ऑल्दो ही वॉज टायर्ड, अगर टायर्ड था तो उसको रेस्ट करना चाहिए था, लेकिन वो तो खेलने चला गया। समझ रहे बात को, उसके खेलने जाने का एक्चुअल रीजन होना चाहिए था कि वो एनर्जेटिक था, ठीक है, उसने आराम किया हुआ था और वो पूरी पोटेंशियल के साथ था। ये उसका एक्चुअल रीजन होना चाहिए था, लेकिन लिखा क्या है, अपोजिट रीजन लिखा है। तो कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए या अपोजिट रीजन को, अपोजिट रीजन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देने के लिए हम ऑल्दो को सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के रूप में यूज करते हैं। कंजंक्शन है तो इस क्लोज को जोड़ दिया, और जो क्लोज जोड़ी गई है वो क्या होगा, अपोजिट रीजन होगा। कॉन्ट्रास्ट यानी कि कॉन्ट्राडिक्टरी नेचर का इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिखा होगा। ही लगा हुआ है प्रोनाउन, और प्रोनाउन एक सब्जेक्ट हो गया। वाज टायर्ड, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, यानी कि लिंकिंग वर्ब और प्लस एडजेक्टिव लिखा हुआ है। देखिए बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जब भी आपके सामने लिखी हुई आए तब के आपके दिमाग में दो बातें आनी चाहिए। ये मैं बता चुका हूँ पिछले अपने मेरे लेक्चर्स में। जो स्टूडेंट मेरे लेक्चर्स, मेरी वीडियोज कंटिन्यू देख रहे हैं वो ये जानते होंगे कि जब भी बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आए आपके दिमाग में दो बातें आनी चाहिए। पहली तो ये कि ये एक पैसिव स्ट्रक्चर लिखी हुई है, पैसिव फॉर्म में लिखी हुई वर्ब है, और दूसरी ये कि ये लिंकिंग वर्ब है और ये एडजेक्टिव है। देखिए मैं इस चीज को मैं बार बार क्यों आपका फोकस यहां पर लाना चाहता हूं। पैसिव अगर आप इसको मानेंगे तो इस बी को यानी कि इस वाज को आप हेल्पिंग वर्ब कंसीडर करेंगे, और टायर्ड को कहेंगे कि ये मेन वर्ब है। और पैसिव अगर आपने इसको मान लिया, इसको हेल्पिंग वर्ब, इसको मेन वर्ब कह रहे हैं, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक्शन डन बाय समबडी एल्स होगा, डन बाय समबडी एल्स। क्योंकि पैसिव के जो एक्शन होते हैं ना वो किसी और के द्वारा किए गए एक्शन होते हैं, सब्जेक्ट उनका डूअर नहीं होता, उनका डूअर बाय प्रीपोजिशन के बाद लिखा रहता है। ठीक है, अगर आप इसको लिंकिंग वर्ब और इसको एडजेक्टिव कहें, भाई टायर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है और वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव हो सकती है पास्ट पार्टिसिपल, उस सिचुएशन में आप वाज को लिंकिंग वर्ब कहेंगे, और लिंकिंग वर्ब सारी की सारी मेन वर्ब होती है, और इस वर्ब की थर्ड फॉर्म को टायर्ड को आप कहेंगे एडजेक्टिव यानी कि पास्ट पार्टिसिपल। अब आप ये कह रहे हैं कि एक्शन किसी और के द्वारा नहीं किया गया होगा, वो खुद ही इस स्टेट में आया होगा किसी वजह से। इस एक्शन का कोई और डूअर नहीं होगा। ऐसा नहीं कि ही को किसी ने थका दिया, वो खुद ही थक गया, कुछ ऐसा कर रहा होगा काम, जो हुआ अपना काम करते करते इस स्टेट में आ गया होगा, इस अवस्था में आ गया होगा। भाई वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव है, और सारे के सारे एडजेक्टिव स्टेट या कंडीशन ही बताते हैं, क्वालिटीज बताते हैं, तो वो इस अवस्था में खुद ही आ गया होगा। अब इस एक्शन का कोई डूअर नहीं होगा। दिस इज द डिफरेंस।
तो यहाँ पर आप इसको क्या कहेंगे, लिंकिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव ही कहेंगे, क्योंकि इसका कोई डूअर वूअर तो लिखा नहीं है और सेंटेंस के कंटेक्स्ट से भी ये क्लियर नहीं हो रहा कि इसका इस एक्शन का कोई डूअर हो सकता है, ही को कोई थकाने वाला हो सकता है, वो खुद ही इस स्टेट में आया होगा। तो आप इसको क्या कहेंगे, ये जो लिखा हुआ है वाज, यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है और टायर्ड क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव कौन सा वाला, वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल। इतनी बात आप समझ लेंगे, ठीक है। ये एक अपोजिट रीजन लिखा हुआ है, किस बात का, इस बात का, ये जो इन्फॉर्मेशन आगे दी गई है उसका अपोजिट रीजन वहां लिखा हुआ है ऑल्दो से जुड़कर। ही एक प्रोनाउन है, अब मेन क्लोज स्टार्ट होगी, यहाँ पर कोमा लगाना पड़ा हमें क्योंकि ऑल्दो यानी कि कंजंक्शन से क्लोज स्टार्ट हो गई थी। अगर कंजंक्शन, अगर वो दूसरी ये ऑल्दो वाली क्लोज बाद में लिखी होती और ये मेन क्लोज पहले लिखी होती तो फिर कोमा लगाने की जरूरत नहीं थी, फिर तो दोनों के बीच में ऑल्दो आ जाता, दोनों को अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए ऑल्दो कंजंक्शन बीच में आ जाता। अब लगाना पड़ेगा। ही प्रोनाउन हो गया जो कि सब्जेक्ट के फंक्शन में होगा। ऑब्जेक्ट तो ये होने से रहा, क्योंकि ऑब्जेक्ट होने के लिए इससे पहले ट्रांजिटिव वर्ब या प्रीपोजिशन होनी चाहिए थी। ट्रांजिटिव वर्ब और प्रीपोजिशन ही अपने बाद लिखे हुए नाउन प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट बना पाते हैं। वेंट आउट फॉर प्लेइंग, देखिए फ्रेज यहाँ पर लिखी हुई है, वर्ब और उसके बाद एडवर्ब है, उसके बाद उसका रीजन लिखा हुआ है। इसको इंटरप्रेट कर लेते हैं और देखते हैं इन चारों में से कौन सा ऑप्शन एप्रोप्रिएट है या फिर नो इम्प्रूवमेंट है। इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, सही है। देखिए वेंट यहाँ पर लिखा हुआ है मेन वर्ब, और मेन वर्ब आपकी सेकंड फॉर्म है, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आउट यहाँ पर लिखा हुआ है एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब ये जो मेन वर्ब थी हमारी वेंट, ये तो इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है तो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगी नहीं और ले भी नहीं रही, सही है, कोई दिक्कत नहीं। आगे जो लिखा हुआ है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस लिखा हुआ है, सही है, वर्ब का प्लेस बताने के लिए एडवर्ब ऑफ प्लेस लिख दिया। आगे लिखा हुआ है फॉर प्रीपोजिशन, और इस प्रीपोजिशन के बाद लिखा हुआ है इसका ऑब्जेक्ट, और वर्ब थी तो वर्ब को ऑब्जेक्ट बनाने के लिए उसको नाउन बनाना पड़ा, तो वर्ब को नाउन बनाने के लिए हमने उसे क्या बना दिया, जीरेंड बना दिया, वर्ब की एनजी फॉर्म लिख दी। और ये जो फॉर प्रीपोजिशन है ये लगाया जाता है पर्पस या रीजन बताने के लिए, कि उसके बाहर जाने का, उसके वेंट आउट का रीजन क्या है, पर्पस क्या है, ये एक्टिविटी। पर्पस या रीजन बताने के लिए जब हम किसी नाउन के द्वारा किसी पर्पस या रीजन को रिफर कर रहे होते हैं, उस वर्ब का पर्पस या रीजन बता रहे होते हैं, तो हम फॉर प्रीपोजिशन से जोड़ के लिखते हैं। अब सेंटेंस तो ये सही है, कोई गलती नहीं है, ठीक है, लेकिन क्या इसमें इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है? ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए यहां पर लिखा हुआ है गोज आउट फॉर प्लेइंग, ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा क्योंकि टेंस अकॉर्डिंग नहीं है। अगर आपने वहां पर सबऑर्डिनेट क्लोज में पास्ट लगा रखा है तो आपको ये जो टेंस जो स्ट्रक्चर दी गई है ये पास्ट वाली दी गई है, और पहली बात तो आपने यहाँ पर टेंस चेंज कर दिया और फॉर प्लेइंग तो ऐसे ही रखा, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। गोज आउट टू प्ले, ये भी खत्म हो गया टेंस की वजह से। एक ऑप्शन बचा आपके पास वेंट आउट टू प्ले, इसको जरा थोड़ा सा इंटरप्रेट कर लेते हैं। देखिए वेंट आपकी वैसे की वैसी लगी हुई है, मेन वर्ब, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, एक्शन नेचर की वर्ब है, और उसमें भी ये क्या है, इंट्रांजिटिव एक्शन है। इंट्रांजिटिव एक्शन है तो ऑब्जेक्ट तो लेगी नहीं, आ भी नहीं रहा। आउट क्या लगा है, एडवर्ब प्लेस लगा है, इस वर्ब के प्लेस को बताने के लिए, ठीक है। अब आगे लिखा हुआ है टू प्ले। अब ये जो टू प्ले है ना, 2 + V1 लिखा हुआ है, 2 + V1 क्या हो जाता है, इन्फिनेटिव हो जाता है। और 2 + V1 जब इन्फिनेटिव होता है तो ये इन्फिनेटिव नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, कोई भी इन्फिनेटिव, बल्कि कोई भी फ्रेज, बल्कि कोई भी क्लोज किसी भी सेंटेंस में नाउन तब हो सकती है जब वो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट के फंक्शन में हो। तो क्या टू प्ले यहां सब्जेक्ट हो सकता है? देखिए जब भी आपको इन्फिनेटिव दिखे आपके दिमाग में ये बातें आनी चाहिए, यहां पर मैं समझा देता हूं। अगर आपको कोई भी कहीं भी लिखा हुआ इन्फिनेटिव दिखे, 2 + V1, 2 + V1 की स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, आपके दिमाग में ये बातें आनी चाहिए कि इन्फिनेटिव है तो या तो नाउन होगा, या एडजेक्टिव होगा, या एडवर्ब होगा, तीनों ही फंक्शन में आ जाते हैं इन्फिनेटिव। ये खूबसूरती है इस नॉन फाइनाइट वर्ब की। अब अगर ये नाउन होगा तो कोई भी इन्फिनेटिव या कोई भी वर्ड या कोई भी फ्रेज या कोई भी क्लोज नाउन तो तभी हो सकती है जब उसका नाउन का फंक्शन हो, और नाउन का फंक्शन होता है या तो वो सब्जेक्ट हो सकता है, या ऑब्जेक्ट, या कॉम्प्लीमेंट।
तो अगर इस इन्फिनेटिव को आपने नाउन कहना है तो उसको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट तीनों में से कोई एक सिद्ध करना पड़ेगा। अब देखिए टू प्ले सब्जेक्ट तो है नहीं, सब्जेक्ट तो क्लोज का पहले ही आ गया। अब यहां पर सब्जेक्ट क्या लिखोगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हो सकता है क्या? ऑब्जेक्ट होने के लिए इससे पहले ट्रांजिटिव वर्ब लिखी होनी चाहिए थी, लिखा क्या है? एडवर्ब प्लेस, तो ऑब्जेक्ट भी नहीं है। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट होने के लिए इससे पहले लिंकिंग वर्ब लिखी होनी चाहिए थी, लिखा क्या है? एडवर्ब प्लेस, मतलब कॉम्प्लीमेंट भी नहीं है। तो इसका मतलब तो ये नाउन ही नहीं है। अब एडजेक्टिव होने के चांस को अगर हम चेक करेंगे तो सबसे पहले तो हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग काम आएगी, वो ये कि एडजेक्टिव कोई भी वर्ड, कोई भी फ्रेज, कोई भी क्लोज, इवन नॉन फाइनाइट वर्ब, इन्फिनिटिव भी एडजेक्टिव तभी हो सकता है जब वो किसी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए आए। अब ये क्या यहां पर टू प्ले किसी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए लगाया गया है? क्या इससे पहले इसके बाद कोई कोई कहीं कोई नाउन लिखा है? नहीं लिखा। एक प्रोनाउन लिखा है, वो तो सब्जेक्ट है, वो तो सेंटेंस में शुरू में आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये एडजेक्टिव भी नहीं है, क्योंकि ये किसी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए लिखा नहीं है। फिर ये लिखा क्यों है? ये लिखा है इस वेंट के रीजन को बताने के लिए। चूंकि वेंट के रीजन को बताने के लिए लिखा है, पर्पस को बताने के लिए लिखा है, रीजन और पर्पस को बताने के लिए लिखा है, किसके? इस वेंट वाली एक्टिविटी की। ये एक्टिविटी हुई तो ये क्यों हुई, और ये इन्फिनेटिव होता है वाई का रिप्लाई। वाई लगाकर देखोगे, वेंट आउट वाई टू प्ले। वेंट आउट, क्यों क्यों गया वो बाहर? टू प्ले। यानी कि जो इन्फिनेटिव होते हैं ये रीजन या पर्पस को बताते हैं, किसके? वर्ब के। चूंकि वर्ब के रीजन और पर्पस को बता रहे हैं तो इसलिए इनको कहा जाता है एडवर्ब ऑफ रीजन। मैं फिर से आपको ये एक बार इरेज करके लिख देता हूं कि इन्फिनेटिव को एडवर्ब ऑफ रीजन कंसीडर किया जा सकता है। ये जो इन्फिनेटिव लिखा हुआ है टू प्लस V1, ये रीजन या पर्पस बताने के लिए लिखे जाते हैं, किसके? इस वेंट के, इस एक्टिविटी के, मेन वर्ब वाली एक्टिविटी के। अब चूंकि वर्ब के रीजन को बता रहा है, वर्ब के बारे में बता रहा है तो एडवर्ब, और चूंकि वर्ब का रीजन बता रहा है तो इसको आप कहेंगे एडवर्ब ऑफ रीजन। ठीक है, इतनी बात हो गई। नाउन नहीं है, एडजेक्टिव नहीं है, एडवर्ब है और रीजन बता रहा है उस वेंट वाली एक्टिविटी का। अब देखिए आपके पास दो सिचुएशन है, ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए थे टेंस की वजह से। अब आपके पास दो सिचुएशन है, आप फॉर प्रीपोजिशन लगाएं उस रीजन को बताने के लिए, या आप टू प्लस V1 यानी कि टू प्ले लगाएं। इनमें से कौन सा बेहतर है, कौन सा इंप्रूव्ड वर्जन है? ठीक है, यही दो सिचुएशन तो आपके पास है। यही ऐसी सिचुएशन में देखिए सही ये भी है, मैं कह चुका हूं और आपको कई सेंटेंस में इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा, सही ये भी है और सही ये भी है। तो कौन सी वाली स्ट्रक्चर ज्यादा बेहतर है, ज्यादा अप्रोप्रिएट है? अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ये बता देता हूं कि फॉर एक प्रीपोजिशन लगाकर हमने एक ऑब्जेक्ट लिखा है। अब कोई भी प्रीपोजिशन जब भी हम लगाते हैं तो वो एक एडिशनल फ्रेज होती है, एक एडिशनल फ्रेज होती है, हमने कुछ ऐड किया है। हमारे पास ये बोर्ड है और हमें इसमें एक और एक्स्ट्रा फीचर ऐड करना है, तो हम इसमें एक और एप्लीकेशन डाउनलोड कर देंगे, यहाँ पर हमने कुछ कुछ एक्स्ट्रा गैजेट लगाएंगे। जबकि जो टू प्ले होती है वो भी एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, लेकिन उसको किसी प्रीपोजिशन से लगाकर नहीं जोड़ा जा रहा। तो अगर उस इंग्लिश के मैनर की बात करें, जिस मैनर में इंग्लिश को लिखा जाता है, बोला जाता है, तो और आपके बेसिक सेंस का इस्तेमाल करें, अपने बेसिक सेंस का इस्तेमाल करें, तो हमें पता चलेगा कि ये वाली स्ट्रक्चर ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हमें यहां पर किसी प्रीपोजिशन लगाकर किसी नाउन प्रोनाउन को जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। वही प्रीपोजिशन को लगाकर किसी नाउन प्रोनाउन को जोड़ना कोई गलत बात नहीं है, सेंटेंसेस में लिखा हुआ मिलेगा और नॉर्मल है, यूजुअल है। लेकिन बेहतर तो यही है कि बिना प्रीपोजिशन जोड़े ही काम चल जाए हमारा, कोई एडिशनल फ्रेज ना लिखनी पड़े, और ये ज्यादा मैनरेबल भी है। तो दोनों सिचुएशन में से हम किसे यूज करेंगे? इन्फिनेटिव को यूज करेंगे, ये इंप्रूव्ड वर्जन है। ये हो गया 67वें का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। वो भी सही था लेकिन ये ज्यादा सही है। इस पर 2 बार क्लिक, 2 बार सही, इसको 1 बार सही। 68 पर चल लेते हैं। राकेश डिड नॉट न्यू माई एड्रेस। देखो ये तो प्रोनाउन, सॉरी ये तो नाउन हो गया राकेश,
नाम है किसी पर्सन का, और निश्चित तौर पर ये सब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट होने के लिए इससे पहले कोई ट्रांजिटिव वर्ब या प्रीपोजिशन नहीं लिखी। अब आगे लिखा हुआ है डिडंट। ये जो डिडंट है ना, ये डिड नॉट की ही कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। डिड के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे पास 3 ही हेल्पिंग वर्ब होती हैं। एक तो होती है बी, एक होती है डू, एक होती है हैव। हमारे पास 3 पूरी इंग्लिश ग्रामर में प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो है, आप मेरा लेक्चर देखेंगे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब वाला, तो वहां पर मैंने बड़ी डिटेल में इस चीज को समझाया हुआ है। वर्ब चैप्टर के प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ है कि हमारे पास बेसिकली 3 ही प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। इसके बाद जो है वो मोडाल है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हमारे पास 3 ही है, बी डू हैव। अब हम इनके इन्फ्लिक्शन यूज करते हैं, हम इनकी फॉर्म्स यूज करते हैं। जैसे हम बी के कौन से इन्फ्लिक्शन यूज करते हैं, इज, एम, आर। अगर हमें प्रेजेंट के टेंस को रिफर करना है तो प्रेजेंट टेंस में हम इज, एम, आर को यूज कर लेते हैं। और वाज, वर यूज कर लेते हैं, बीन यूज कर लेते हैं, बीइंग भी यूज हो जाता है। और डू के भी हम इसी तरह से इन्फ्लेक्शन यूज करते हैं। डू के डू और डज प्रेजेंट की सिचुएशन में, और डिड यूज कर लेते हैं हम पास्ट के सिचुएशन में। अगर हमें पास्ट को रिफर करना है तो हम डू का डिड कर लेते हैं। अगर हमें प्रेजेंट को रिफर करना है प्रेजेंट की सिचुएशन में, हैज, हैव यूज कर लेते हैं, और हैव का हैड कर देते हैं हम पास्ट की सिचुएशन में। ये 3 ही बेस फॉर्म में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। हम इनके इन्फ्लिक्शन यानी कि दूसरी फॉर्म्स यूज करते हैं अपने टेंस के अकॉर्डिंग। अब एक बात सोचो, जब हमने डू का डिड कर दिया उस पास्ट टेंस को रिफर करने के लिए, तो अब क्या नो का न्यू करने की आवश्यकता है? भाई डू का डिड कर दिया हमने पास्ट टेंस को रिफर करने के लिए। बेसिक वर्ब तो, बेसिक हेल्पिंग वर्ब तो हमारी डू थी, लेकिन हमने डू का डिड क्यों किया? ताकि हम पास्ट को रिफर कर सके। वर्ब की सेकंड फॉर्म हमने लगा दी, हेल्पिंग वर्ब में भी सेकंड फॉर्म कर दी हमने। ये देखिए कितना बेसिक है, कितनी बेसिक सी समझ। अगर आप इन छोटी छोटी बातों को ऑब्जर्व करने लग जाते हैं तो इंग्लिश कोई बहुत मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है, आसान सब्जेक्ट है। जब हमने डू का डिड कर दिया उस पास्ट को एक्सप्रेस करने के लिए, उस पास्ट टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए उसकी सेकंड फॉर्म लगा दी, तो अब यहां पर न्यू लगाने की क्या जरूरत है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। ऐसा नहीं लग रहा कि एक ही चीज को हम दो अलग अलग वर्ब पे, एक ही फीचर को दो अलग अलग वर्ब पे अप्लाई कर रहे हैं। जब डू का डिड कर दिया तो इसको फर्स्ट फॉर्म में रखो, और यही रीजन है कि इसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है नो। तो ये तो ऑप्शन वैसे ही गलत था। डिड नॉट नोन, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी नहीं आएगी, इसका भी कोई तुक नहीं है, हैव का कोई मतलब नहीं है, डिडंट नो। 68 का थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नो इंप्रूवमेंट भी नहीं, दूसरा भी नहीं। चल लेते हैं 69 पर। It was quite clear that the runner could be able to improve upon his own record. ठीक है, इट देखिए प्रोनाउन है। अब ये जो प्रोनाउन है ना, तब भी इसके 2 तरह के फंक्शन होते हैं। पहला तो ये कि ये किसी थिंग को रिफर करने के लिए किसी थिंग की जगह पर यूज किया जा सकता है। किसी इन्फेंट, कोई 1-2 दिन का बच्चा है, उसके लिए हम इट यूज कर सकते हैं। डे, वेदर, टाइम, कोई इवेंट, कोई सिचुएशन को रिफर करने के लिए हम इट प्रोनाउन को यूज कर सकते हैं। दूसरा ये कि जब ये प्रोनाउन होता है तब ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में भी यूज हो जाता है। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट या डमी सब्जेक्ट कह देते हैं कुछ ग्रामेरियन इसको। डमी सब्जेक्ट कुछ वेबसाइट पर लिखा मिल जाएगा आपको। अब जब ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है यानी कि डमी सब्जेक्ट होता है, तब ये किसी दूसरी सिचुएशन को या इवेंट को इंट्रोड्यूस करने के लिए लगाया जाता है। तो इट यहां पर लगाया गया है किसी को इंट्रोड्यूस करने के लिए, और जिसको ये इंट्रोड्यूस कर रहा है हमें उसको सेंटेंस में लिखना भी पड़ता है। भाई अगर हम सेंटेंस इतना सा छोड़ दें, इट वाज क्वाइट क्लियर, वो ठीक है, इट को हमने इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में यूज किया और इट वाज क्वाइट क्लियर हमने बोल के सेंटेंस खत्म कर दिया यहीं पर, फुल स्टॉप। तो जिसको हम ये सेंटेंस कह रहे हैं, जो लिसनर है हमारे सामने, उसको ये कैसे पता चलेगा कि इट हमने किसके लिए यूज किया है? या तो हमारा कोई भाई बंधु है और काफी देर से उससे कोई कन्वर्सेशन चल रही है
और उसको पता है कि मैंने इट किस लिए यूज किया, तब तो वो ठीक है, सेंस लगा लेगा। लेकिन फॉर्मल वे में अगर हम किसी को कह रहे हैं इट वाज क्वाइट क्लियर, तो उसको कैसे पता चलेगा कि इट हमने किसके लिए यूज किया है? तो इट को, जो कि एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट था, जिस सिचुएशन के लिए, जिस इंफॉर्मेशन के लिए यूज किया गया था, उस इंफॉर्मेशन को लिखना पड़ता है बाद में। और किसी भी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को, मेन क्लोज से रिलेटेड किसी भी इंफॉर्मेशन को लिखने के लिए हम दैट कंजंक्शन लगाकर उस इंफॉर्मेशन को, उस क्लोज को लिखते हैं। ठीक है, इतनी सी बात है बेसिक इट के बारे में। अब आगे देख लेते हैं। इट वाज, देखिए वाज यहाँ पर मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। मेन वर्ब में भी ये लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो मैं इसको कंसीडर कर नहीं सकता। हेल्पिंग वर्ब होती तो कोई दूसरी मेन वर्ब लगी होती ना इसके साथ, कहाँ लगी है? नहीं लगी है। क्लियर तो एडजेक्टिव है और क्वाइट एक एडवर्ब हो गया, जिसका मतलब है एब्सोल्यूट या एब्सोल्यूटली। तो इट वाज क्वाइट क्लियर, वाज हो गई लिंकिंग वर्ब, उस लिंकिंग वर्ब के बाद क्लियर एडजेक्टिव लगा है, और लिंकिंग वर्ब लगाए जाते हैं किसी कॉम्प्लीमेंट को लिंक करने के लिए उसके सब्जेक्ट से। तो वाज लिंकिंग वर्ब ने क्लियर एडजेक्टिव को, जो कि कॉम्प्लीमेंट है इट का, इट से लिंक कर दिया, और क्वाइट एडवर्ब लग गया उस एडजेक्टिव के लिए। अब इट को, जो कि एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट था, उसके बारे में बताने के लिए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए हमने डैट कंजंक्शन लगाया। डैट कंजंक्शन इसी सिचुएशन में लगाया जाता है। डैट कंजंक्शन लगाया जाता है मेन क्लोज से रिलेवेंट कोई भी इंफॉर्मेशन लिखने के लिए, बताने के लिए। डैट कंजंक्शन लगा दिया, और डैट क्लोज जो आगे लगी है इसके बारे में देख लेते हैं। क्या लगा हुआ है? रनर, द लग गया आर्टिकल। अब ये तो द रनर है, ये भी एक नाउन फ्रेज हो गई। नाउन फ्रेज के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, या तो सब्जेक्ट होगी, या ऑब्जेक्ट, या कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो ये होने से रही, क्योंकि इससे पहले कोई ट्रांजिटिव वर्ब या प्रीपोजिशन है नहीं, तो ऑब्जेक्ट इसको मान नहीं सकते। कॉम्प्लीमेंट इसको नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इससे पहले कोई लिंकिंग वर्ब भी नहीं है। इट मीन्स द रनर तो सब्जेक्ट ही है। अब देखिए यहां पर लगा हुआ है कुड, और फिर लगा हुआ है बी एबल। इसमें क्या प्रॉब्लम है, मुझे क्यों इससे आपत्ति है, या आपको इसको क्यों सही या क्यों गलत मानना चाहिए, इसको समझने के लिए पहले समझो कैन को। ये जो कैन है ना, ये मोडाल है, मोडाल। देखिए जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी, मैं यहां पर थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं। देखिए जो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब होती है ना, ऑक्सिलरी वर्ब, वो दो तरह की होती है। एक तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, या प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कह लो इन्हें, ठीक है, और दूसरे होते हैं हमारे मोडाल। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब तो मैंने अभी आपको समझाई है, बी, डू, हैव, ये तीन ही है जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होती है। हम इनकी फॉर्म्स यानी कि इन्फ्लेक्शन यूज कर लेते हैं। मोडाल जो होते हैं हमारे, उसमें सारे के सारे आ जाते हैं, कैन, मे, कुड, मे, माइट, ये सब इसमें आ जाते हैं। वुड, शुड, ठीक है, ought टू, यूज टू, नीड टू, डेयर टू, ये सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। अब देखिए कहने की बात यह है कि ये जो कैन है ना, ये एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए यूज होता है। प्रेजेंट के पॉइंट पर अगर आप किसी की एबिलिटी को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, तो आप कैन मोडाल का यूज करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि मोडाल टेंस को एक्सप्रेस ना करने की बजाय, या मोडाल टेंस को एक्सप्रेस करने की बजाय मूड को एक्सप्रेस करते हैं। मूड या इंटेंशन या एटीट्यूड। हमारी इंटेंशन क्या है, स्पीकर का एटीट्यूड क्या है, किसी की एबिलिटी बताना। तो उस एबिलिटी को बताने के लिए, उस एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए मैं कैन को यूज कर सकता हूं। अब इसी कैन का एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए यहां पर लिख देता हूं, एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए। अब इसी कैन का पास्ट इन्फ्लेक्शन माना जा सकता है कुड को। कुड के और भी कई फंक्शन है, लेकिन हमारे क्वेश्चन से रिलेवेंट फंक्शन पर ही मैं बात करूंगा। बाकी तो मोडाल चैप्टर जब समझाऊंगा तो हर चीज को खोलकर बताऊंगा ही। कैन एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है, और इसी का पास्ट इन्फ्लेक्शन है कुड। पास्ट इन्फ्लेक्शन यानी कि पास्ट में, पास्ट के किसी पॉइंट पर अगर आपको किसी की एबिलिटी बतानी है, तो आप क्या लगा सकते हो, मोडाल के रूप में कुड लगा सकते हो। अब क्या लिखा हुआ आपके सामने, कुड बी एबल टू। कुड आपने लगा दिया पास्ट में किसी की एबिलिटी बताने के लिए, और बी एबल क्यों लगा रहे हैं आप? जब आपने कुड लगा दिया है एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, तो बी एबल
दोबारा से एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए ये बी एबल फ्रेज, वर्ब फ्रेज लिखने की आवश्यकता थी क्या? नहीं थी। जब आपने मोडाल ही ऐसा लगा दिया जो आपकी एबिलिटी वाली इंटेंशन को, एटीट्यूड को एक्सप्रेस कर सकता है, तो दोबारा से वर्ब फ्रेज में एबल को लिखने की आवश्यकता नहीं थी, दोबारा से एबिलिटी बताने की आवश्यकता नहीं थी। ये हो गया आइडिया आपका सुपरफ्लुअस, कि आप एक ही चीज को दो अलग अलग वर्ड से, दो अलग अलग वर्ड के फंक्शन से एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से ये जो है गलत हो गया। ये गलत हो गया तो सही क्या होना चाहिए? देखिए एक ऑप्शन लगा हुआ है आपके सामने, विल बी एबल। विल में बता दूं, ये विल प्रेजेंट के पॉइंट पर फ्यूचर को रिफर करता है। देखिए कैसे, ये अगर आपकी टाइमलाइन है और ये वो टाइम है जब आपने किसी सेंटेंस को रिपोर्ट किया, रिपोर्ट टाइम में इसको बोलता हूं, और बाय डिफॉल्ट यही एक पॉइंट है जो प्रेजेंट का टाइम होता है। प्रेजेंट टाइम इसी एक पॉइंट को कहा जा सकता है। इससे पहले सारा पास्ट और इसके बाद सारा फ्यूचर हो गया। अगर आप विल यूज कर रहे हैं तो आप प्रेजेंट के पॉइंट पे खड़े होकर किसी फ्यूचर के टाइम को रिफर कर रहे हैं, तो प्रेजेंट का तो सिनेरियो है ही नहीं यहां पर। तो ये क्लियर है, मेन क्लोज ही आपकी पास्ट में है, तो ये तो इसी वजह से गलत हो गया। अब देखिए शुड लगाया जाता है सजेशन देने के लिए, और यहां पर सजेशन तो दिया ही नहीं जा रहा, यहां पर तो एबिलिटी बताई जा रही है। अब देखिए जो वुड है ना, वुड, जिस तरह से कैन का पास्ट इन्फ्लेक्शन मैंने आपको बताया था कुड हो जाता है, और जिस तरह से विल प्रेजेंट के पॉइंट पर, प्रेजेंट के पॉइंट से फ्यूचर के टाइम को रिफर करता है, उसी तरह से जो विल है इसका पास्ट इन्फ्लेक्शन वुड भी हो जाता है। वुड के और भी कई फंक्शन होते हैं जिस पर हम बात करेंगे मोडाल चैप्टर में, लेकिन रिलेवेंट फंक्शन हम जानने की कोशिश करें तो विल का पास्ट इन्फ्लेक्शन हो जाता है वुड। यहां पर मैं लिख देता हूं, विल का पास्ट इन्फ्लेक्शन हो जाता है वुड। और वुड का फंक्शन क्या रहेगा? वुड का फंक्शन रहेगा, ये तो वो पॉइंट है जब हमने किसी सेंटेंस को रिपोर्ट किया, रिपोर्ट टाइम, यानी कि यही पर पॉइंट प्रेजेंट का है, ठीक है। वुड का फंक्शन रहेगा पास्ट के किसी पॉइंट से फ्यूचर के टाइम को रिफर करना, पास्ट के किसी पॉइंट से रिलेट करके फ्यूचर के टाइम को रिफर करना। तो यहां पर इस वुड का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर यहां पर पास्ट ना लिखा होता तो विल बी एबल भी सही हो जाता, लेकिन चूंकि हमारी मेन क्लोज पास्ट में है तो हमें विल का नहीं वुड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। शुड इसलिए गलत हो गया क्योंकि वो स्पेसिफिकली सजेशन देने के लिए यूज किया था, और सजेशन हम यहां पर दे नहीं रहे हैं। तो यहां पर सही ऑप्शन आपका हो जाएगा वुड बी एबल टू। कुड बी एबल टू की जगह वुड बी एबल। टू आ गया आपका 2 + V1, ये आपका फिर से एक इन्फिनेटिव लग गया 2 + V1। इन्फिनेटिव जैसे ही लगे आपको दिखे तो इन्फिनेटिव को देखते ही आपको दिमाग में आनी चाहिए कि नाउन होगा, एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब होगा। अब देखिए नाउन तो होगा नहीं, क्योंकि नाउन होने के लिए उसको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट होना पड़ेगा, वो यहां पर हो नहीं पाएगा। एडजेक्टिव हो सकता है क्या? एडजेक्टिव हो सकता है तब जब वो किसी नाउन को मॉडिफाई करे, तो वो किसी नाउन को ही मॉडिफाई नहीं कर रहा। अब तो उसको एडवर्ब ही कंसीडर करना पड़ेगा, यानी कि जो टू इम्प्रूव यहां पर लिखा हुआ है, ये टू इम्प्रूव एडवर्ब है। और किस क्यों है एडवर्ब? क्योंकि ये बता रहा है इस एबिलिटी के बारे में। ये जो एबल हमने वर्ड लिखा है, इस एबल के मीनिंग को फर्दर, एबल तो एडजेक्टिव था और बी हमारी लिंकिंग वर्ब थी, इस एबल एडजेक्टिव के मीनिंग को फर्दर क्लैरिफाई करने के लिए कि हम एबिलिटी को किस चीज में, किस एक्शन में, किस एक्टिविटी में एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, इन्फिनेटिव लगाया गया है। तो मैं इन्फिनेटिव को कहूंगा यहां पर एडवर्ब, एडवर्ब फ्रेज लगी हुई है, ठीक है। ये देखिए वुड बी एबल को अगर आप फर्दर इंटरप्रेट करना चाहते हैं तो बी एक लिंकिंग वर्ब लगी है मेन वर्ब के रूप में, और लिंकिंग वर्ब के बाद उसका लिखा हुआ है कॉम्प्लीमेंट, जो कि एबल एक एडजेक्टिव है। ओके, अब ये जो इन्फिनेटिव लगा हुआ है जिसको हमने एडवर्ब कंसीडर कर लिया, एबल के बारे में बताने के लिए आया है, खुद एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट वर्ब है तो वर्ब का फीचर तो लेकर चलेगा, और वर्ब का फीचर लेकर लेगा तो हमें देखना पड़ेगा कि ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। इंट्रांजिटिवली ये यूज हो रही है इस मीनिंग में,
ट्रांजिटिवली भी यूज हो सकते हैं किसी और मीनिंग में, यहाँ पर ये इंट्रांजिटिवली यूज हो रही है। और इंट्रांजिटिव है तो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगी नहीं, लगाना पड़ेगा हमें प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद लिखा हुआ है उसका ऑब्जेक्ट। रिकॉर्ड नाउन हो गया, ऑन एडजेक्टिव हो गया, इज हो गया डिटर्मिनर। इंप्रूव अपॉन हिज ऑन रिकॉर्ड, ये हो गया आपका 69 सेंटेंस, तीसरा ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, 70वें सेंटेंस पर चल लेते हैं। दिस वर्क ऑफ आर्ट इज वर्थी टू प्रेज। दिस वर्क, देखिए जो दिस वर्ड है ना, ये डिटर्मिनर भी हो जाता है और प्रोनाउन भी हो जाता है, और दिस को यूज किया जाता है पॉइंट आउट करने के लिए। जो भी चीज टाइम में या प्लेस में, टाइम के रेस्पेक्ट में या स्पेस के रेस्पेक्ट में आपके नियर हो, उसके लिए आप यूज करेंगे दिस। दिस कार। जो भी चीज टाइम के रेस्पेक्ट में या स्पेस के रेस्पेक्ट में आपसे दूर हो, डिस्टेंट हो, उसके लिए आप यूज करते हैं डैट। डैट कार, डैट टाइम, डैट डे, दिस डे, दिस टाइम। टाइम के रेस्पेक्ट में और डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में, स्पेस के रेस्पेक्ट में आपके जो करीब होता है उसके लिए दिस, जो दूर हो उसके लिए डैट। ठीक है, तो दिस यहां पर डिटर्मिनर है या प्रोनाउन है? डिटर्मिनर होगा तो किसी नाउन के साथ लिखा होगा, प्रोनाउन होगा तो किसी नाउन की जगह पर लिखा होगा, नाउन को रिप्लेस कर देगा और नाउन के स्थान पर खुद आ जाएगा। तो यहां पर तो इसके बाद एक नाउन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये डिटर्मिनर बन के आया है इस नाउन के लिए। नाउन वर्क हो गया नाउन और दिस हो गया इसके लिए डिटर्मिनर। पॉइंट आउट कर रहा है अभी भी दिस वर्क, दैट वर्क, लेकिन है क्या, अब डिटर्मिनर है। यानी कि ये हो गई एक नाउन फ्रेज, और नाउन फ्रेज ये है तो ये है सब्जेक्ट के फंक्शन में। ऑब्जेक्ट के फंक्शन में हो नहीं सकती, क्योंकि इससे पहले कोई ट्रांजिटिव वर्ब या प्रीपोजिशन लिखी नहीं है। देखिए, जिनको बात समझ में नहीं आ रही है कि ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट क्यों लेती हैं, तो इस चीज को मैं खोल खोल के समझा चुका हूं। मेरे वर्ब चैप्टर की प्लेलिस्ट देख लीजिए, बहुत जरूरी है वो लेक्चर, बहुत जरूरी लेक्चर है वो, बहुत ही क्वालिटी एजुकेशन आपको उसमें दी गई है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ये होगा नहीं क्योंकि इससे पहले ट्रांजिटिव वर्ब नहीं लिखी, और इससे पहले कोई प्रीपोजिशन भी नहीं है, क्योंकि प्रीपोजिशन होती तो इसको ऑब्जेक्ट बना देती, मतलब तो ये सब्जेक्ट ही है। अब देखिए आगे लिखा हुआ है ऑफ। ऑफ है एक प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है। एक्चुअली में प्रीपोजिशन लगाई ही इसलिए जाती है भैया, क्योंकि प्रीपोजिशन अपने बाद लिखे जाने वाले किसी नाउन प्रोनाउन को जोड़ने के लिए लगाई जाती है। अगर हमें किसी नाउन प्रोनाउन को सेंटेंस में, सेंटेंस के किसी भाग से जोड़ना है तो प्रीपोजिशन लगाकर जोड़ सकते हैं। तो प्रीपोजिशन जिस नाउन प्रोनाउन को सेंटेंस में, सेंटेंस के किसी भाग से जोड़ती है, वही नाउन प्रोनाउन उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाता है। प्रीपोजिशन और उसके बाद जो भी कोई नाउन लिखा है वो उसका ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ये लगाई क्यों गई है, ये किस भाग से जुड़ी है? ये जुड़ी है इस वर्ग से। भाई इसी वर्ग के बारे में बताने के लिए तो ऑफ आर्ट लगाया गया है। चूंकि प्रीपोजिशन एक वर्ग के लिए, यानी कि एक नाउन के लिए लगाई गई है, प्रीपोजिशनल फ्रेज एक नाउन के लिए लगाई गई है, तो नाउन के लिए आने वाले किसी भी वर्ड को, फ्रेज को मैं क्या कहूंगा? एडजेक्टिव फ्रेज। आगे लगा हुआ है इज, जो कि हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, मेन वर्ब भी हो सकती है। हेल्पिंग वर्ब आप इसे तब कंसीडर करेंगे जब ये हेल्प करने के लिए आई हो किसी मेन वर्ब की। तो क्या कोई और मेन वर्ब है जिसकी हेल्प करने के लिए आ सकती है? नहीं। वर्दी लिखा हुआ है आगे, वर्दी तो एक एडजेक्टिव है, तो इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं। अब ये जो इज लिखी हुई है ये एक मेन वर्ब है, और जब ये बी की फॉर्म ही लिखी हुई है, जब ये मेन वर्ब होती है तो ये क्या होती है? एक लिंकिंग वर्ब होती है। और लिंकिंग वर्ब क्या करती है? लिंकिंग वर्ब अपने बाद कॉम्प्लीमेंट को लिंक करती है, किससे? सब्जेक्ट से। लिंकिंग वर्ब लगाई जाती है अपने बाद लिखे जाने वाले कॉम्प्लीमेंट को लिंक करने के लिए सब्जेक्ट से, इसलिए उनको लिंकिंग वर्ब कहा जाता है। और कॉम्प्लीमेंट कोई एडजेक्टिव हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। एडवर्ब मैनर कॉम्प्लीमेंट नहीं बन पाते, क्योंकि एडवर्ब मैनर लगाए जाते हैं वर्ब का मैनर बताने के लिए, और यहाँ पर जिसे भी हम कॉम्प्लीमेंट के रूप में लगा रहे हैं उसे हम नाउन या प्रोनाउन के लिए लगा रहे हैं, क्योंकि सब्जेक्ट के लिए कॉम्प्लीमेंट लिखा गया है। इतनी बात क्लियर हो गई कि इज यहां पर लिंकिंग वर्ब है, वर्दी यहां पर एडजेक्टिव हो गया। आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखी हुई है एक प्रीपोजिशन, और इस प्रीपोजिशन के बाद लिखा हुआ है इसका ऑब्जेक्ट। देखिए ये जो टू प्रीपोजिशन लगी हुई है ये गलत लिखी हुई है। वर्दी के साथ ऑफ प्रीपोजिशन लगाई जाती है, इस हिसाब से ऑप्शन होना चाहिए था हमारा दूसरा सही।
फॉर भी नहीं लगाया जाता, अबाउट भी नहीं लगाया जाता, टू भी नहीं लगाया जाता। लेकिन एक चीज दिमाग में ये आ सकती है कुछ स्टूडेंट्स के कि सर वर्दी आपने एडजेक्टिव लगा दिया सही है, लेकिन टू प्रेज को आप टू प्लस V1 इन्फिनेटिव कंसीडर कर लेंगे ना। आप सर ये कह रहे हैं कि ये एडजेक्टिव लगा हुआ है और हमें अब किसी नाउन को जोड़ना था प्रेज को, तो हमने ऑफ प्रीपोजिशन लगाकर जोड़ना है, ना कि टू प्रीपोजिशन लगा के। लेकिन सर प्रेज तो वर्ब भी हो सकती है। जब ये वर्ब हो सकती है तो टू प्लस टू प्रेज को आपने टू V1 क्यों नहीं कंसीडर किया, इन्फिनेटिव कंसीडर नहीं किया? बात तो बिल्कुल सही है। देखिए सवाल दोबारा से समझा देता हूं। कुछ बच्चों के दिमाग में ये आ सकता है, कुछ के नहीं आएगा। तो जिनके आ सकता है उनके लिए धन्यवाद कि वो मेरी बातों को समझ रहे हैं, मेरी अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं। जिनके दिमाग में ये नहीं आया वो फॉलो करना स्टार्ट करें। मैं चाहता हूं उनके अंदर इस तरह का एटीट्यूड डेवलप हो। सर आपने ये कहा कि ये लिंकिंग वर्ब है, ये एडजेक्टिव है, यहां तक बात खत्म हो गई। आगे लिखा हुआ है टू और ये लिखा हुआ है प्रेज। ये जो प्रेज है ये वर्ब भी हो सकता है और नाउन भी हो सकता है। अगर हम इसको नाउन कंसीडर करेंगे, प्रेज को अगर हम नाउन कंसीडर करते हैं तो टू को हमें प्रीपोजिशन कंसीडर करना पड़ेगा, और प्रीपोजिशन के बाद लिखा हुआ नाउन यानी कि प्रेज हो गया उसका ऑब्जेक्ट, और प्रीपोजिशन जो आपने टू लगाई हुई है ये गलत है, ये ऑफ आनी चाहिए। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये होगी कि सर ये जो प्रेज वर्ड है ये वर्ब भी तो हो सकती है। अगर ये वर्ब हो सकती है तो इस टू प्लस वर्ब को टू प्लस V1 मानकर, बेस फॉर्म मानकर आपने इन्फिनेटिव क्यों नहीं इंटरप्रेट किया इसको? और इन्फिनेटिव हो जाता तो फिर ये इसके लिए वर्दी के लिए कुछ एडवर्ब वगैरह कुछ हो जाता। बच्चा वो वर्ब हो सकती है, लेकिन आप उसके वर्ब के नेचर को तो देखिए। प्रेज जब भी वर्ब होती है तो वो ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब होती है और अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेती है। कोई पर्सन ही होता है वो ऑब्जेक्ट। किसी पर्सन को ही प्रेज किया जाता है, किसी पर्सन की क्वालिटी को, उसकी किसी प्रॉपर्टी को ही प्रेज किया जाता है, किसी पर्सन को ही प्रेज किया जाता है। तो प्रेज को अगर आप प्रेज को अगर वर्ब मानोगे, प्रेज को अगर यहाँ पर आपने वर्ब कंसीडर कर लिया तो वो है ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब, और ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब को चाहिए अपने बाद ऑब्जेक्ट जो कि है लिखा हुआ नहीं है। इसका मतलब प्रेज को वर्ब की तरह इस्तेमाल ही नहीं किया गया, प्रेज को इस्तेमाल किया गया है नाउन की तरह। और जब प्रेज को नाउन की तरह इस्तेमाल किया गया है तो उससे पहले लिखा हुआ है जो टू हो गया ये प्रीपोजिशन हो गया, और टू प्रीपोजिशन गलत है, ऑफ प्रीपोजिशन लगाया जाता है वर्दी के लिए। वर्दी से अगर किसी क्वालिटी को, किसी एट्रीब्यूट को जोड़ना है तो क्या मीनिंग क्या होता है वर्दी का? सर सारी बात बता दी, मीनिंग बताया नहीं। वर्दी का मीनिंग होता है हैविंग और डिजर्विंग एडमायरेशन, रेस्पेक्ट, मेरिट, सपोर्ट और वैल्यू। किसी भी चीज में या किसी भी पर्सन में अगर एडमायरेशन, रेस्पेक्ट, मेरिट, सपोर्ट, वैल्यू इनमें से कोई एक भी या दो या ज्यादा भी इस तरह की प्रॉपर्टी है तो उसको क्या कहा जाता है? कहा जा सकता है वर्दी। वर्दी का मतलब हैविंग और डिजर्विंग एडमायरेशन, रेस्पेक्ट, मेरिट, सपोर्ट और वैल्यू। मैंने सब लिखवा दिया ये। आप इनमें से कोई भी एक दो वर्ड ले सकते हैं जो आपको मीनिंगफुल लगे अपने पर्टिकुलर सेंटेंस के हिसाब से। ये होता है वर्दी का मीनिंग। ठीक है, तो वर्दी के साथ लगाया जाता है ऑफ प्रीपोजिशन। ये हो गया आपका 70वां सेंटेंस। इसी तरह की अप्रोच हमें रखनी है, हमें सिंटैक्टिकली एनालाइज करना है सेंटेंसेस को, लॉजिकल रहना है अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ, अपने ऊपर भरोसा करना है, अप्रोच को फॉलो करना है। प्रैक्टिस के दौरान आप इस तरह की अप्रोच को फॉलो करें। अगर आपको किसी भी सेंटेंस से, किसी भी क्वेश्चन से, या जो भी आप कर रहे हो इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।